हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स बाय रीनू। आज हम इंडियन इकोनॉमिक्स का सेकंड पोर्शन देखेंगे जो है स्ट्रक्चरल चेंजेस पोस्ट 1991 पीरियड। यानी कि हमारे इंडिया के अंदर कितने स्ट्रक्चरल चेंजेस आए 1991 के बाद के फेज़ में। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस में एक मिसकंसेप्शन रहता है कि हम केवल इंडस्ट्रियल चेंजेस को काउंट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके अलावा बहुत सारे और भी रिफॉर्म्स होते हैं और भी कंसेप्ट होते हैं जिनको कंसिडर करना रहता है। तो 1991 के बाद में कौन कौन से रिफॉर्म्स को हम काउंट करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारे पास फाइनेंशियल रिफॉर्म। फाइनेंशियल रिफॉर्म का मतलब ही क्या होगा कि आपकी इकोनॉमी में जितनी भी फाइनेंशियल सेक्टर है आप उसको ट्रांसफॉर्मेशन में लाओगे, यानी कि थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करोगे। इसके अंदर जितने भी प्राइवेट बैंक्स थे उनको एक परमिशन दे दी गई थी कि आप नए तरीके से रेगुलेशंस कर सकते हैं, यानी कि अंडर विच न्यू प्राइवेट बैंक्स वर परमिटेड टू compete with other banks in the sector and several new banking authorizations were offered। यानी कि जितने भी नए प्राइवेट बैंक्स रेगुलेशन के अंदर आ रहे थे उनको एक परमिशन दे दी गई थी कि आप दूसरे बैंक से, अदर सेक्टर के बैंक से आप compete कर सकते हैं, जो कि पहले अलाउड नहीं था। उसके बाद में एक पॉइंट और ऐड करा गया, सेबी, जो कि मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया थी। 1988 के अंदर उसको बहुत ही एक क्रूशियल रोल दे दिया गया ताकि वो जितने भी फाइनेंशियल मार्केट और स्टॉक हैंडलिंग्स होते हैं उनको डील कर सके। उसके बाद में जितने भी ट्रेड प्रैक्टिसेस थे उनके ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल लगाया गया ताकि फेयरनेस आ सके, क्लैरिटी आ सके। उसके बाद में फंड मार्केट के अंदर अगर देखें तो उसके अंदर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को ओपन अप कर दिया गया, यानी कि अब सब लोग उसको कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और जितने भी इंडियन कॉरपोरेशंस है उनको एक अलाउंस दे दी गई कि आप इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स में जाके ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको एक जीडीआर फाइल करना रहेगा। जीडीआर एक ऐसा आप मान सकते हैं कि ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो डिपॉजिटरी बैंक देती है कि आपने कितना फंड कहाँ परचेज करा है। तो ये चार टाइप के रिफॉर्म्स थे हमारे फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के अंडर में। जीडीआर का मतलब होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिफॉर्म्स। ग्लोबल डिपॉजिट रिफॉर्म्स का मतलब समझ आ गया कि ओवरसीज आप जितने भी फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसका आपको एक अश्योरेंस मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद में हमारे पास आता है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, यानी कि आपके जितने भी कंट्री के अंदर बैंक्स है उसको आप रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे। इसका मेन एम था कि इसको लिबरलाइज करा जाए, मॉडर्नाइज करा जाए आपके बैंकिंग सिस्टम को, ताकि थोड़ी बहुत एफिशिएंसी आ सके और स्टेबिलिटी आ सके आपकी कंट्री के अंदर। तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, नरसिम्हा कमेटी, 1991 में। जितने भी आपके रिफॉर्म्स हैं हमको 1991 के बाद के देखने हैं। तो इस कमेटी में उसने भी सजेस्ट करा था कि हमको बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करना होगा, यानी कि हर बैंक को आप एक दूसरे से कनेक्ट कर सके, या फिर जितने भी रीजनल बैंक्स है, रूरल बैंक्स है और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है उसको एक एपेक्स बैंक के अंदर अच्छे से रेगुलेट करा जाए ताकि वो स्ट्रेंथन हो सके। उसके बाद में जितने भी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है उसको रिड्यूस करा जाए, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस काम करती है फिस्कल रिफॉर्म्स के ऊपर और हमारी जो बैंकिंग सेक्टर है वो काम करते हैं मॉनेटरी रिफॉर्म्स के ऊपर। तो फिस्कल रिफॉर्म्स के अंदर वो कोशिश करेगी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के थ्रू मार्केट को अप डाउन करे। लेकिन अगर सारा रोल हम गवर्नमेंट का अगर हम रोल डिक्रीज कर देते हैं तो आरबीआई के पास एक ऑटोनॉमी आ जाती है कि वो अपने मॉनेटरी मेजर्स को कंट्रोल कर सके। उसके बाद में हमें रोल ऑफ आरबीआई को इंक्रीज करना होगा, जो कि हमारा एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी आ सके हमारे बैंकिंग सिस्टम के अंदर कि कितना पैसा कहाँ फ्लो कर रहा है, कितनी सप्लाई की ज़रूरत है मनी की। और जितने भी प्राइवेट बैंक्स है, रूरल बैंक्स है, रीजनल बैंक्स है, उनको सुपरवाइज कर सके इन द सेंस कि उसके अंदर कोई घोटाले तो नहीं हो रहे। यानी कि जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या कोशिश करेंगे कि वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सके ताकि उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो। लेकिन यहाँ जब अगर आरबीआई इंटरफेयर करेगा तो वो रोक देगा कि नहीं, आप इंटरेस्ट रेट इतना नहीं रख सकते। एक लिमिट सेट कर दी जाती है कि कौन से फेज में कितना इंटरेस्ट रेट रहेगा। क्वार्टरली वो रेट्स चेंज होती है, यानी कि साल में 4 बार वो सारी रेट्स को चेंज किया जाता है। उसके बाद रिकैपिटलाइजेशन ऑफ वीक बैंक्स, यानी कि इंडिया के अंदर जितने भी जो बैंक्स है वो जिनका दिवालिया उड़ गया या फिर जो बहुत कम कैपिटल के ऊपर काम कर रहे हैं उनको रिकैपिटलाइज करा जाए ताकि वो वापस रेगुलेशन में आ सके, वर्किंग नोट पे आ सके। और उसके बाद जितने भी बैंक मैनेजमेंट है उसको स्ट्रेंथन किया जाए।
उसके लिए बहुत सारे मैनेजर्स की पोस्ट ओपन करी गई, जितने भी बैंकिंग है उसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर को बढ़ाया गया। उसके बाद प्रूडेंशियल नॉर्म्स यानी कि स्ट्रिक्ट नॉर्म्स का इंट्रोडक्शन किया जाए। तो इसके बाद में इन्होंने बहुत सारे रेगुलेशंस लाए जो थे कि सबसे पहला रिडक्शन इन एसएलआर एंड सीएलआर। अब एसएलआर एंड सीएलआर क्या होता है? एसएलआर स्टैंड्स फॉर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी लिक्विडिटी रेशियो, और उसके बाद सीएलआर यानी कि कैश लिक्विडिटी रेशियो। कैश लिक्विडिटी रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये दोनों आप बस इतना समझ लीजिए कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी होते हैं। ये दोनों मिनिमम रेट्स होते हैं किसी भी बैंक के लिए, जो कि डायरेक्ट करता है आरबीआई की इस साल इस क्वार्टर में इतनी एसएलआर रहेगी, इतनी सीएलआर रहेगी। तो कमिटी ने क्या रिकमेंड किया था कि जितने भी हाई रेट्स हो रखे हैं नेशन के अंदर 1991 से पहले, एसएलआर सीआरआर सीएलआर जितने भी रेट्स थे वो बहुत ज़्यादा हाई हो रखे थे, तो उनको स्लो डाउन करना था। एसएलआर स्टैंड कर रहा था 38.5%, जो कि बहुत एक्सट्रीम हाई है, और सीएलआर स्टैंड कर रहा था 15% के ऊपर। तो इनको रिड्यूस करने की कोशिश करी जा रही थी, एसएलआर को 25% पे और सीएलआर को 3 to 5% पे। उसके बाद दूसरा रेगुलेशन उनका क्या था कि फेजिंग आउट डायरेक्टेड क्रेडिट प्रोग्राम्स। इसके अंदर हर बैंक को मतलब फोर्स करा गया या फिर एडवाइस करा गया कि अपने फंड्स में से कुछ थोड़ा सा फंड्स का सेक्टर आप साइड में रख दीजिए पुअर सेक्टर्स के लिए, ताकि आप उनको नॉर्मल रेट्स पे या थोड़े से कम रेट्स पे दे पाएँ, ताकि इंक्लूसिव ग्रोथ का प्रमोशन हो सके। उसके बाद में इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन आता है। पहले गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, तो अब ये पावर गवर्नमेंट से हटा के हमने मार्केट फोर्सेस को दे दी। सप्लाई एंड डिमांड, मार्केट फोर्स क्या रहता है? आपके सप्लाई एंड डिमांड की, आपकी डिमांड कितनी आ रही है, आप कितना सप्लाई दे रहे हो, उसके बेसिस पे आपकी प्राइसेस डिसाइड होती है। तो उस अब मान लीजिए आपकी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन आ गया। इन्फ्लेशन कब आता है? जब आपकी प्राइसेस राइज होती है। प्राइस कब राइज होती है? जब आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो और सप्लाई बहुत कम हो। तो इस कंडीशन के अंदर गवर्नमेंट कोशिश करती थी कि इसको कंट्रोल करे, पर अब ये पावर किसको दे दी गई है? मार्केट फोर्सेस को और इनडायरेक्टली आरबीआई को। फोर्थ हमारे पास आता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एआरएफ ट्रिब्यूनल। एआरएफ ट्रिब्यूनल मतलब कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड का एक ट्रिब्यूनल होता है, जो कि एक जो बैड प्रपोर्शन होता है या फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, उनको हटाने के लिए। फिर आता है फिफ्थ हमारे पास में रिमूवल ऑफ डुअल कंट्रोल। डुअल कंट्रोल के अंदर हमने देखा कि हमारे नेशन के अंदर फिस्कल और मॉनेटरी ये दोनों साथ में काम कर रहे थे, आरबीआई और हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसके अंदर इस कमेटी ने सजेस्ट करा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को यहाँ से हटाया जाए, वो केवल फिस्कल रिफॉर्म्स पे ध्यान दें, और आरबीआई को बस इसके अंदर रखा जाए ताकि वो सही तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से उसको मॉनिटर कर सके। उसके बाद जितने भी बैंक्स हैं उनको ज़्यादा फ्रीडम दी गई यानी कि वो ऑटोनॉमसली खुद के हक से वो अपने बैंक्स को रेगुलेट कर सकते हैं। बस जो रेट्स होगी वो ऊपर से कंट्रोल आएगा, या फिर अगर कुछ खराबी निकलती है तो आरबीआई उसको रेक्टिफाई करेगी। तो जितने भी चीफ एग्जीक्यूटिव एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे ताकि प्रोफेशनलिज्म बढ़े और इंटीग्रिटी बढ़ सके। तो ये कुछ रिफॉर्म्स थे हमारे बैंकिंग सेक्टर के अंदर। उसके बाद में एक और है रिकॉग्निशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर, सॉरी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर। इसके अंदर जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे उसका नंबर रिड्यूस करा गया। कैसे? या तो एक्विजिशन करा गया या फिर मर्जिंग करी गई दो बैंक्स के बीच में। अब इस बोर्ड ने ये सजेस्ट करा कि 3 से 4 हम बैंक सेलेक्ट करेंगे ऑल ओवर इंडिया, जिनको हम फॉरेन कंट्री से डील करने के लिए अलाउंस देंगे, यानी कि अब वो बैंक्स इंटरनेशनल मार्केट में जा सकते हैं लोकल मार्केट के अलावा। तो उसके अंदर से एक था हमारा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद में सेकंड क्या परफॉर्मेंस लाई वो कि जितने भी 4 बैंक्स है उसको छोड़ के, 3-4 बैंक्स को छोड़ के 8 से 10 बैंक्स रखे जाएंगे जो नेशनल रिकॉग्निशन के लिए होंगे, यानी कि नेशन वाइड वो हर जगह, हर स्टेट, हर सिटी में होने चाहिए। उसके बाद
will permit the establishment of new banks under the private sector if they conform to the minimum startup capital। यानी कि आरबीआई जो कि एपेक्स बैंक के एक मिनिमम स्टार्टअप कैपिटल डिसाइड करके रखेगी न्यू प्राइवेट बैंक्स के लिए, अगर वो कोई मीट कर पाता है तो दे आर वेलकम टू ओपन अप। बट ऑन द अदर हैंड नो न्यू बैंक्स वुड बी कॉल्ड नेशनल बैंक्स। पर इसके अलावा ये 8-10 बैंक्स के अलावा कोई और नेशनल बैंक नहीं कहला पाएगा। फिर था कि फॉरेन बैंक्स कैन ऑपरेट इन इंडिया एज इधर सब्सिडरीज और फुल ओन बैंक्स। अब जो फॉरेन बैंक्स है, ओवरसीज बैंक्स है, उनको यहाँ पे ऑपरेट करने की परमिशन दे दी गई। इससे क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज होता है। थर्ड रिफॉर्म हमारे पास आया था फिस्कल रिफॉर्म। फिस्कल यानी कि मान लीजिए गवर्नमेंट है, फिस्कल के अंदर हम दो एस्पेक्ट्स लेके चलते हैं, एक होता है हमारा रिसीट्स और एक होता है हमारा पेमेंट्स। ठीक है, यानी कि एक होता है हमारा रेवेन्यू और एक होता है हमारा एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू आ जाएगी हमारी रिसीट्स में, एक्सपेंडिचर्स आ जाएंगे हमारे पेमेंट्स में। तो फिस्कल रिफॉर्म्स के अंदर ये ध्यान रखा गया कि जो हमारे फिस्कल डिसिप्लिन है उसको रिकवर करा जाए। फिस्कल डिसिप्लिन यानी कि आप अपने रिसीट्स को ज़्यादा रखेंगे, यानी कि रेवेन्यू आपका ज़्यादा रहना चाहिए और एक्सपेंडिचर आपका कम रहना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो वो क्या शो करता है कि आप बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हो, लेकिन अगर आपका रेवेन्यू ज़्यादा है तो क्या शो करेगा कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपके पास पैसा आ रहा है। तो इसमें ये सजेस्ट करा गया कि जो जीडीपी 8.4% पे स्टैंड कर रही थी उसको हम 2% पॉइंट से रिडक्शन लाएंगे और उसको 6.5% पे ला के रखेंगे। उसके बाद में बहुत सारे जो फर्टिलाइज़र पे सब्सिडीज़ थी उनको रिड्यूस करा गया। पहले की इकोनॉमी हमारी बहुत ज़्यादा डामाडोल क्यों हो रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट बार बार इंटरफेयर कर रही थी चीज़ों के बीच में। उसके बाद में जो शुगर के ऊपर सब्सिडीज़ थी उसको अबॉलिश किया गया। उसके बाद में डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स इक्विटी होल्डिंग्स इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जितने भी पीएसयूज थे उसके अंदर डिसइन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करी गई गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद जो टैक्स स्ट्रक्चर थे उनको बहुत ज़्यादा स्टेबल, लीनियंट एंड स्टेबल बनाने की कोशिश करी गई। फिर आता है हमारे पास में फोर्थ रिफॉर्म जो है कैपिटल मार्केट रिफॉर्म। कैपिटल मार्केट रिफॉर्म के अंदर ये ध्यान रखा गया कि जो डायरेक्ट कंट्रोल था गवर्नमेंट का उसको रिमूव किया जाए और उसके बेसिस पे एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए ताकि ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके। तो इसके लिए एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन क्रिएट करा गया था, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 में, जिसको ये मैंडेट किया गया कि आप जितने भी मोबिलाइजेशन हो रहे रिसोर्सेज के, फंड्स के, कैपिटल्स के, उनका एलोकेशन के ऊपर ध्यान देंगे। यानी कि कहीं ना कहीं सेबी को एक ऑटोनॉमी दे दी गई ताकि वो सिक्योरिटीज़ मार्केट को रेगुलेट कर सके, एक ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करेगी। उसके बाद में फिफ्थ रिफॉर्म हमारे पास में था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म। इसके अंदर हम बेसिकली इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बात करेंगे। इसके अंदर फर्स्ट क्राइटेरिया क्या रखा गया कि जितने भी गेन्स थे टू कंसोलिडेट द गेन्स ऑलरेडी अचीव ड्यूरिंग 1980s। यानी कि आपने जितने भी गेन्स अचीव करे 1980 के टाइम तक उसको कंसोलिडेट किया जाएगा, रीडिफाइन किया जाएगा। उसके बाद में टू डीरेगुलेट इंडस्ट्री सो एज टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ अ मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। जितनी भी पहले इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट था उसको थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर किया गया, वापस से एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया ताकि आपकी जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है वो कॉम्पिटिटिव बन सके, एफिशिएंट बन सके। उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए कि जितनी भी इंडस्ट्रीज थी 80% मोस्टली इंडस्ट्रीज से लाइसेंसिंग का काम हटा दिया, कि मतलब जितने भी पेपर वर्क्स हो रहे थे पहले, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग रही थी गवर्नमेंट के द्वारा कि बिना लाइसेंस आप कुछ भी नहीं कर सकते, उस पर्पस को हटा दिया गया। उसके बाद में एक MRTP एक्ट था, उसको was repealed to eliminate the need for prior approval by large companies for capacity expansion और diversification। तो एक MRTP एक्ट होता है हमारे नेशन के अंदर जो होता है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। इस एक्ट के अंदर उन्होंने बोला कि आप इस चीज़ को एलिमिनेट कर दीजिए कि जो लार्ज कंपनीज हैं उनको अगर फंड एक्सपैंड करना है तो आपसे परमिशन लेनी पड़े। इस चीज़ को एलिमिनेट कर दिया गया। उसके बाद में जितने भी हमारे PSUs थे, यानी कि जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली कंपनीज थी, वो 17 कंपनीज थी 1991 से पहले, उसको रिड्यूस करके 8 कर दी गई। और वो 8 कौन कौन सी रखी गई जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखती है या फिर सिक्योरिटी कंसर्न रखती है, जैसे कि रेलवेज हो गया, हमारी एटॉमिक एनर्जी हो गया, एटॉमिक एनर्जी यानी कि पूरी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई। उसके बाद में डिफेंस प्रोडक्ट्स, अगर डिफेंस प्रोडक्ट हम प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे देंगे तो हर कोई बंदूक लेके घूमने लग जाएगा, तो वहाँ पे आता है हमारा सिक्योरिटी कंसर्न।
फोर्थ हमारे पास में है कि डिसइन्वेस्टमेंट करना था गवर्नमेंट होल्डिंग्स का, जिसके जिसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल्स को बांटा गया पीएसयूज के अंदर, यानी कि पब्लिक सेक्टर से छोड़ के उसको प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ट्रांसफॉर्म करा गया। उसके बाद में पीएसयूज को जिनका डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, जिन पीएसयूज का, उनको एक ग्रेटर ऑटोनॉमी दी गई ताकि वो प्रोफेशनली खुद को चलाया जा सके। उसके बाद में आता है हमारा एक्सटर्नल रिफॉर्म। एक्सटर्नल से मतलब कि क्या हो गया, हमारा नेशन के बाहर का, यानी कि आउटसाइड वर्ल्ड, जो क्या हो गया, फॉरेन कंट्रीज। अब फॉरेन कंट्रीज से जो हमारी लेन देन है उस इन्वायरमेंट को हमें रेगुलेट करना था। तो इन्होंने क्या करा, टू क्रिएट एन एनवायरमेंट विच वुड प्रोवाइड अ स्टिमुलस टू एक्सपोर्ट वाइल एट द सेम टाइम रिड्यूसिंग द डिग्री ऑफ रेगुलेशन एंड लाइसेंसिंग कंट्रोल ऑन फॉरेन ट्रेड। यानी कि पहले जो फॉरेन ट्रेड में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे थे, टैरिफ, कोटा, नॉन ट्रेड बैरियर्स, इन सबको रिड्यूस कर दिया गया ताकि जो फॉरेन ट्रेड है वो हमारा आसानी से हो सके। और उसके बाद में ट्रेड पॉलिसी 1 अप्रैल 1992 में एक आई थी, जिसके अंदर इम्पोर्ट्स को फ्री कर दिया गया, और जितने भी कैपिटल गुड्स हैं, इंटरमीडिएट गुड्स हैं, उन सब के ऊपर। और केवल 71 आइटम्स थे जो रिस्ट्रिक्टेड हो रखे थे, यानी कि इसके ऊपर टैरिफ्स लग रहे थे, कोटाज लग रहे थे, ये सब था। उसके बाद में जितना भी टैरिफ स्ट्रक्चर था उसको रैशनलाइज किया गया। रैशनलाइज का मतलब कि स्ट्रिक्टनेस कम करी जाए, और जितने भी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थे उनको तो रिमूव ही कर दिया गया था। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस यानी कि एक फिक्स क्वांटिटी डिसाइड कर देते थे वो लोग कि आप इतने ही बॉक्सेस को इंपोर्ट कर सकते हैं या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो वाली चीज़ हटा दी गई। उसके बाद में गवर्नमेंट ने एक परमिशन दी कि जितने भी ट्रेडिंग हाउसेज है वो नए नए सेटअप हुए विथ 51% फॉरेन इक्विटी, ताकि क्या हो सके, आपका ट्रेड का या फिर एक्सपोर्ट का प्रमोशन हो सके। उसके बाद में सेवन्थ आता है हमारे पास में प्रमोटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जितना ज़्यादा हमारे कंट्री के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, हमारी फॉरेन एक्सचेंज उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी और हमारी करेंसी स्ट्रांग होगी। तो बहुत से स्टेप्स लिए गए थे, उसमें सबसे फर्स्ट जो मेजर स्टेप था वो था FII का स्टैब्लिशमेंट और प्रमोशन, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, कि अब हमारी कंट्री में आके आप इन्वेस्टमेंट करिए ताकि हमारा इंफ्रा भी डेवलप हो, हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी डेवलप हो, हमारी करेंसी भी स्ट्रांग हो। तो FIPB has been set up to negotiate with international firms and approve direct foreign investment in selected areas। तो गवर्नमेंट ने एक परमिशन दी कि जो भी सेलेक्टेड एरियाज डिसाइडेड थे उसके अंदर आप डायरेक्ट फंड्स लेकर आइए, फॉरेन एक्सचेंज से इन्वेस्टमेंट लेकर आइए। उसके बाद में 1991 के अंदर गवर्नमेंट ने एक लिस्ट अनाउंस करी गई थी, जिसके अंदर अ लिस्ट ऑफ हाई टेक एंड हाई इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज वेयर इन ऑटोमेटिक परमिशन वॉज ग्रांटेड फॉर FDI अप टू 51% फॉरेन इक्विटी। उसके अंदर उन्होंने क्या परमिशन दे दी थी, जो जितने भी हाई टेक या फिर टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड कंपनीज थी, इंडस्ट्रीज थी, उनको परमिशन दी गई कि आप जाके फॉरेन इक्विटी से डील कर सकते हैं या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप ला सकते हैं विथ 51% फॉरेन इक्विटी, ताकि ट्रेड का प्रमोशन हो सके। द लिमिट वॉज रेज टू 74% एंड सब्सिक्वेंटली टू 100% फॉर मैनी ऑफ दीज इंडस्ट्रीज। यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई हमारी 51%, इंप्रूवमेंट दिखी तो 74% और इंप्रूवमेंट दिखी तो 100%। हाउएवर मैनी इंडस्ट्रीज हैव बीन एडेड टू न्यू लिस्ट ओवर द ईयर्स, और अभी तक वो लिस्ट ऐड होती जाती है, जो जो कंपनीज अच्छा परफॉर्मेंस देती है उनको इस लिस्ट में ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद में लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है रैशनलाइजेशन ऑफ एक्सचेंज रेट पॉलिसी। एक्सचेंज रेट पॉलिसी यानी कि आप कितना बाहर की कंट्री का पैसा ले रहे हैं और अपनी कंट्री का पैसा कितना बाहर जा रहा है, ये डिसाइड होता है अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के थ्रू, यानी कि ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपका बस आ जाएगा कि आपने कितनी इंपोर्ट करी है और कितनी एक्सपोर्ट करी है। और अगर आपको BOP सिचुएशन सुधारनी है, यानी कि आप क्या करेंगे, डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी करेंगे। डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी का मतलब क्या होता है, आज आपका रुपया 70 रुपये पर डॉलर बिक रहा है और आप उसको डिक्रीज करके 74 रुपीज़ पर डॉलर कर देंगे, यानी कि आपका रुपये की वैल्यू तो गिर गई इन द पर्पस ऑफ डॉलर, यानी कि अब आपको $1 खरीदने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी, यानी कि आपने रुपये की वैल्यू को घटा दिया। उसके बाद डीवैल्यूएशन कितने परसेंट से करा गया, अराउंड 20% से करा गया। फिर हमने क्या देखा, द पर्पस वॉज टू ब्रिज द गैप बिटवीन द रियल एंड नॉमिनल एक्सचेंज रेट। रियल और नॉमिनल एक्सचेंज रेट थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, उसका कंसेप्ट हम बाद में देखेंगे। दैट हैड इमर्ज्ड ऑन अकाउंट ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन एंड देयर बाय टू मेक द एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव।
यानी कि जो भी रियल और नॉमिनल एक्सचेंज रेट के बीच में हमारा गैप आ रहा था उसको ओवरकम करने की कोशिश करी जा रही थी ताकि एक्सपोर्ट्स का प्रमोशन अच्छे तरीके से हो सके। तो ये 6 से 7 पॉइंट्स हमारे थे कि आप कैसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को कर सकते हैं, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।